लगभग सभी मेटल काउंटर्स में आज प्रॉफिट बुकिंग कह लीजिए वो देखने को मिल रही है। नालको, जेएसडब्ल्यू स्टील, हिंडाल्को ये सभी एफएनओ के टॉप लूजर्स में शामिल है, पर वेदांता यहाँ पे करीब 2.5% की तेजी है। कैसे देख रहे हैं आप वेदांता की इस चाल को, और क्या बाकी मेटल काउंटर्स में ये गिरावट एक मौका है खरीदारी करने के लिए? जी बिल्कुल। हमें अपना एक स्ट्रेंथ एनालिसिस का हमने मॉडल बनाया हुआ है जहां पे हम सेक्टर की रैंकिंग करते हैं और सेक्टर की फ्रीक्वेंसीज देखते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट टाइम फ्रेम में, लेट्स से कि आपका जो रिसेंट अपसाइड मोमेंटम है वहां पे कौन से सेक्टर ने अच्छा आउटपरफॉर्म किया हुआ है, और वीकली बेसिस पे, 4 वीक की एवरेज, मंथली बेसिस पे, 3 मंथ की एवरेज। तो जो टाइम फ्रेम को हमें अक्रॉस द टाइम देखने मिला हुआ है, तो वहां पे मेटल सेक्टर सभी में हमें कॉमन देखने मिलते हैं। लेकिन मेटल सेक्टर्स में भी अगर हम उसके कंपोनेंट को समझते हैं, तो जो आपके नॉन फेरस स्टॉक्स थे वहां पे भारी भरकम मोमेंटम देखने में मिली हुई थी। जैसे कि नेशनल कॉपर जैसे स्टॉक है वो 94% इस अपसाइड मोमेंटम में बने हुए, तो इसका रैंकिंग काफी ज्यादा आ जाता है। लेकिन फेरस स्टॉक्स में भी, यानी जो स्टील की कंपनीज है, वहां पे भी हमें अच्छी खासी मोमेंटम देखने मिली थी। लेकिन काफी अपसाइड मोमेंटम के बाद में अगर मैं अभी मेटल स्टॉक्स का इंडेक्स देखता हूं, तो कहाँ ना कहाँ पे इंडेक्स का पिछले कुछ एक रेजिस्टेंस लेवल तो आ रहा है। हालांकि ये कोई रिवर्सल साइन या फिर कोई नेगेटिव डेवलपमेंट नहीं है, लेकिन अच्छे 7 से 8 हफ्तों के अपसाइड मोमेंटम के बाद में थोड़ा सा राउंड ऑफ प्रॉफिट बुकिंग बनता है। मेटल इंडेक्स का लेवल अभी मैं देखता हूँ तो 7,900 के लेवल के यहाँ पे चल रहा है, लेकिन नीचे में 7,780 का एक काफी अच्छा सपोर्ट लेवल रहेगा। तो थोड़ा सा वीकनेस, राउंड ऑफ प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है, लेकिन 7,780 के यहाँ पे एक फिर से बाय अपॉर्चुनिटी देखने मिलती है। मेटल इंडेक्स और डॉलर इंडेक्स का इनवर्स कोरिलेशन होता है, तो जहां पे जितना डॉलर वीक होता जाएगा, वहां पे हमें मेटल में ज्यादा शाइन दिखने मिलेगी। लेकिन इमीडिएटली 7,780 तक का वेट करें, नीचे में बाई की अपॉर्चुनिटी हमें देखने मिल सकती है। ठीक है, तो ये है मेटल काउंटर्स पर राय कपिल जी की तरफ से आती हुई। चलिए सर, जहां पर कि आज एक्शन देखने को मिल रहा है उसमें एक बार रियल्टी स्टॉक्स पर भी नजर डाल लेते हैं। इनफैक्ट हमारे साथ पैनल पर अब नीलेश भी मौजूद है। नीलेश, थैंक यू सो मच टीटी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। सबसे पहले तो इंडेक्स पर अपना व्यू दीजिए। अब आखिरी कुछ घंटे बचे हैं मार्केट की क्लोजिंग को, तो ऐसे में क्या लेवल्स आप वॉच करें, क्योंकि आज दिन भर हम देख रहे हैं एक काफी दायरे में बाजार कारोबार कर रहा है, और इसमें रियल्टी स्टॉक्स में हमने एक तेजी देखी, उस पर भी सलाह दीजिए। क्या वहां पर कोई ट्रेड आपको नजर आ रहा है? वेरी गुड आफ्टरनून टू यू पूजा एंड एवरीवन। बिल्कुल, देखिए, सबसे पहले तो मार्केट की बात करें तो एक काफी अच्छे सपोर्ट से हमें आज के सेशन में एक रिकवरी देखने को मिल रही है, और क्लोजिंग कहीं ना कहीं थोड़ी सी खराब है, बट 21,600 के ऊपर अगर निफ्टी सस्टेन कर जाता है और क्लोजिंग दे देता है तो एक अच्छी क्लोजिंग मानी जाएगी। और कोई भी अगर करेक्शन मिले तो अभी भी खरीदारी पर ही फोकस है, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन बना हुआ है। और जहां तक रियल्टी स्पेस की बात कर रहे थे आप, देखिए ओबेरॉय रियल्टी ये एक पर्टिकुलर काउंटर है जहाँ पे बहुत ही बेहतरीन चार्ट स्ट्रक्चर यहाँ पे डेवलप होता हुआ नजर आ रहा है। काउंटर कुछ ही परसेंट दूर है अपने प्रीवियस ऑल टाइम हाई से, और प्रीवियस ऑल टाइम हाई 1502 के आसपास का है। तो वो एक इमीडिएट टारगेट को ध्यान में रख के ओबेरॉय रियल्टी में खरीदारी करके चल सकते हैं। 1430 के आसपास का इमीडिएट सपोर्ट है, उसको ध्यान में रख के चलना होगा। इसके साथ साथ गोदरेज प्रॉपर्टीज, डीएलएफ, ये कुछ एक काउंटर है जो टेक्निकली अच्छे नजर आते हैं। गोदरेज प्रॉपर्टीज यहाँ पर भी खरीदारी करके चल सकते हैं। 2100 से 2150 रुपए तक की अपसाइड यहाँ पर भी ओपन है। 2010 के आसपास का स्टॉप लॉस रखना होगा। तो यस, रियल्टी स्पेस पे शॉर्ट टर्म के लिहाज से आउटलुक पॉजिटिव है। ओके, तो ये कुछ नज़रिया है कुछ काउंटर्स पे, पर चलिए और कुछ स्टॉक्स पे अगर हम चर्चा करें तो आईटीसी, नीलेश, ये काउंटर में लगातार हमने तेज़ी देखी है और आज भी करीब 1.5% मजबूत है और बहुत ही क्लोज है ये अपने 52 वीक और साथ ही अपने ऑल टाइम हाई से। तो क्या कुछ नज़रिया बन रहा है आईटीसी पे? क्या यहाँ पे भी कुछ फ्रेश लॉन्ग के मौके हैं, या अब थोड़ी सी गिरावट पे एंट्री लेनी चाहिए? चुके हैं, जुलाई के मंथ में से गिरावट का दौर शुरू हुआ था। उसके बाद पहली दफा ये अपने 6 मंथ्स के हाई निकालता हुआ नजर आ रहा है। तो स्ट्रक्चर वाइज तो एक ब्रेकआउट कैंडिडेट है, और ऊपरी स्तर पर जैसे कि आपने कहा प्रीवियस ऑल टाइम हाई लेवल जो लगभग 500 रुपए के आसपास का है, वहां तक के टारगेट को ध्यान में रखे करंट लेवल पर भी खरीदारी करके चल सकते हैं। अगर थोड़ी सी डिप मिले तो डेफिनेटली इसे ऐड करना चाहिए। 460 के आसपास का इमीडिएट सपोर्ट है, वहां पे स्टॉप लॉस रखें, और कोई भी डिप मिले तो इसे लॉन्ग करने की सलाह होगी 500 रुपए के इमीडिएट टारगेट के लिए। ठीक है, तो ये राय आईटीसी पर आती हुई, और चलिए बढ़ते हैं आगे। अब मुनाफे का ऑप्शन सेगमेंट की है बारी।
और हमारे साथ जुड़ चुकी हैं स्नेहा सेठ। स्नेहा जी, गुड आफ्टरनून। बताइए आज आपकी ऑप्शन की रणनीति क्या होगी? ऑप्शन सेगमेंट में अगर हम देखें तो मुझे टीसीएस पुट ऑप्शंस बाय करने के लिए काफी अच्छा लग रहा है। मुझे लग रहा है कि ये रिसेंटली एक हायर लेवल से थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग देखने को दिख रही थी और उसके बाद फ्रेश सेलिंग भी देखने को मिल रही है, तो आई थिंक यहाँ से और करेक्शन हो सकता है। तो आई वुड रिकमेंड 3700 का पुट बाय करें। 85-90 रुपीज के रेंज में ट्रेड कर रहा है, करंट लेवल्स पे ही बाय करना है और स्टॉप लॉस इसमें 57 का रहेगा, टारगेट 147 तक के रहेंगे। देंगे स्नेहा जी आपका इस अहम रणनीति के लिए। तो टीसीएस पे पुट की रणनीति आपको अहम लेवल्स भी स्नेहा जी ने बता दिए। बहरहाल यहाँ रुकेंगे, से एक बार रुक करेंगे जहां पे आज वो दबाव का शिकार हो रहे हैं और दरअसल एप्पल में कमजोरी से घरेलू आईटी शेयरों का भी मूड बिगड़ता हुआ दिखा है। एमके ने तीसरी तिमाही में आईटी कंपनियों के कमजोर नतीजों का अनुमान भी दिया है। आइए डिटेल्स लेते हैं। पूजा बताइए क्या कुछ अनुमान लगाया जा रहा है इस बार आईटी कंपनीज की अर्निंग से? बिल्कुल, आईटी कंपनियों में हम देख रहे हैं कि दबाव आज भी जारी है। अगर पिछले 6 महीने का ट्रेंड देखेंगे तो सेंसेक्स जहां 10% चला, उसके सामने बीएसई आईटी इंडेक्स में 18% का उछाल आया है। लेकिन अगर पिछले 5 सत्रों का अगर एक रिटर्न देखें तो सेंसेक्स में जहां 1% की गिरावट आई है, उसके मुकाबले इंडेक्स 3% टूट चुका है। अगर बड़े लार्ज कैप स्टॉक्स की बात करें जैसे कि इन्फोसिस, यहाँ पर 4% की गिरावट आई, विप्रो करीब 3.5% टूटा, टीसीएस, टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक में भी 2 से 3% की गिरावट देखने को मिली और ये केवल पिछले 5 सत्रों में ही इस तरह का एक्शन था। कहीं ना कहीं अब कंपनियों के वैल्यूएशंस को लेकर, अर्निंग्स को लेकर चिंता जताई जा रही है क्योंकि 2024 खत्म हो चुका है, 2023 खत्म हो चुका है, अब हम 2024 में एंट्री ले चुके हैं। अब एक एक करके तीसरी तिमाही के नतीजे भी घोषित होंगे और तीसरी तिमाही के नतीजों को लेकर कुछ यहाँ पर चिंता निकल कर आ रही है। रिपोर्ट्स की माने, कुछ ब्रोकरेज रिपोर्ट्स की, तो यहाँ पर उनका कहना है कि जो डील पाइपलाइन है वो थोड़ी कमज़ोर रह सकती है। टेक बजट में थोड़ा धीमापन आ सकता है, टेक स्पेंडिंग जो है वहाँ पर थोड़ा धीमापन आ सकता है और इस बीच मैनेजमेंट को क्लाइंट से CY24 के लिए टेक बजट में थोड़े बहुत सुधार के संकेत मिले हैं, लेकिन इसका जो इम्पैक्ट दिखेगा वो आने वाले क्वार्टर में, अगले साल फाइनेंशियल ईयर में दिख सकता है। तो यानी FY24 और Q3 थोड़ा कमज़ोर रह सकते हैं। अब इसमें जो कैलेंडर ईयर 24 का जो आईटी बजट है उस पर नज़र रहेगी और FY24 के आई ग्रोथ और मार्जिन की गाइडेंस को लेकर किस तरह के आंकड़े आते हैं इस बार के नतीजों में, ये इस पर खास करके नज़र रहेगी। इस बीच हमने देखा घरेलू फैक्टर्स तो वीक दिखाई ही दे रहे हैं। ग्लोबल सेंटिमेंट ने मूड और माहौल खराब किया है। हमने देखा कि बॉन्ड यील्ड्स 3.9% पर आ चुके हैं। पिछले साल 2023 में यहाँ पर नरमी आई थी, लेकिन पिछले 5 दिनों में वहाँ पर भी तेजी आई है। अक्टूबर के बाद नैस्डैक में करीब 1.5% की गिरावट आई, सबसे बड़ी गिरावट देखने को मिली है और एप्पल के शेयर में भी डाउनग्रेड वहाँ पर देखने को मिला है। तो ये कुछ खबरें भी थी जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि आईटी स्टॉक्स में आज कमजोरी है। यही नहीं, यहाँ पर जो ईपीएस अनुमान है वहाँ पर भी कुछ बदलाव हुए हैं और नीचे की तरफ अब ईपीएस अनुमान दिखाई दे रहा है। परसिस्टेंट का जो ईपीएस अनुमान था वो पहले 191 था, अब वो घटकर 185 पर हो गया है। एम्फेसिस 99 पर था, 96.8 पर ईपीएस अनुमान आ गया है। खास करके यहाँ पे जो मिड कैप स्टॉक्स हैं उनका ईपीएस अनुमान में कमी देखने को मिली है। तो ये तमाम कुछ फैक्टर्स है जिसके चलते आज हम देख रहे हैं आईटी स्टॉक्स आज कमजोर हैं। एक अहम रिसर्च की तरफ अगले हफ्ते से तिमाही नतीजों की शुरुआत भी हो जाएगी और तीसरी तिमाही के नतीजों से पहले काफ़ी सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट आ रही है और उसके पहले एनालिस्ट ने कौन सी कंपनियों के ईपीएस अनुमान बढ़ाया है और कौन से कंपनियों की ईपीएस में कटौती की है, ये डिटेल्स समझ लेते हैं और शरद हमारे साथ जुड़ चुके हैं पूरा एनालिसिस लेकर। शरद बताइए। जी बिल्कुल, अब देखा जाए तो हमने जो क्या किया है कि Q2 नंबर्स के बाद जो 12 मंथ फॉरवर्ड ईपीएस था और आज के दिन में जो ईपीएस चेंजेस आई है 12 मंथ फॉरवर्ड की, उसको लिया है। हमारी पूरे रिसर्च में हमने 10 एनालिस्ट अगर ब्लूमबर्ग के जरिए जो ट्रैक कर रहे हैं स्टॉक्स, उनको लिए और 309 स्टॉक्स आए हमारे पास। एंड ऑफ कोर्स हेल्थ केयर, मटेरियल, रियल एस्टेट में ईपीएस सेगमेंट्स में बढ़ोतरी हुई और 87% के पूरे स्टॉक यूनिवर्स में जो है अपग्रेड्स देखने मिला है। लेकिन कौन से हैं ये स्टॉक्स और रीज़न क्या है, सबसे पहले मैं बताता हूँ ईबीएस अपग्रेड्स का। यहाँ पे ऑफकोर्स भारत डायनेमिक्स पूरे टॉप पे है, लगभग 42% का ईपीएस अपग्रेड आया है लास्ट टाइम के 12 मंथ फॉरवर्ड ईपीएस
से। और इम्पॉर्टेंटली याद रखिए ये डिफेंस थीम की स्टॉक है। इसके अलावा आपके सीमेंट स्पेस पे 2 कंपनीज आती हैं, एसीसी और सागर सीमेंट। दोनों में 20 से लेकर 30% तक का जो ईपीएस का जो है इंक्रीज़ देखने मिला है। और ऑफ कोर्स सीमेंट में मिड कैप स्पेस में एक कंसोलिडेशन देखने मिल रही है और एक अपसाइकिल होती है इंफ्रा में, तो उसके कारण जो है सीमेंट स्टॉक्स में थोड़ी सी तेज़ी भी देखने मिली और यहाँ पे बाजार का मानना है कि इनकी ईपीएस बढ़ सकती है। वही अगर डोमेस्टिक बात करें फार्मा की तो मैनकाइंड फार्मा आता है, 34% का ईपीएस अपग्रेड है। और वही महिंद्रा लॉजिस्टिक्स की बात करें तो इस लिस्ट में 5वां स्टॉक आता है जहां पे 25% का ईपीएस का गेन एक्सपेक्टेड है। हमने तो बात कर ली ईपीएस अपग्रेड की, लेकिन ईपीएस डाउनग्रेड्स भी हुई हैं। कौन से हैं वो स्टॉक्स, उस पर भी नज़र लगते हैं। ऑफ कोर्स यहाँ पे कंजम्पशन वाले प्ले वाले स्टॉक्स बहुत है, क्योंकि Q3 अपडेट्स जो आई है थोड़ी लार्जली वीक देखने मिली है कंजम्पशन को। वी मार्ट रिटेल ले लीजिए, ABFR ले लीजिए और रेस्टोरेंट ब्रांड्स एशिया भी ले लीजिए। नेगेटिव मूवमेंट आ रहा है, ऑलमोस्ट 14 to 16, 3% का ईपीएस कट आया है। न्यू एज टेक स्टॉक्स में ऑफकोर्स डिलीवरी भी इस लिस्ट में शामिल होता है, 22% का ईपीएस डाउन टिक है। लेकिन जो सबसे बड़ा नाम सामने आ रहा है वो आ रहा है पेटीएम का। वहाँ पे ऑफकोर्स 42% का ईपीएस का डाउनग्रेड देखने मिला है पिछले 1.5 से लेके 2 महीने में। और इम्पॉर्टेंटली जो लॉस चेंज हुए उसके कारण उनके बिजनेस में स्पेशली FY25 के अर्निंग्स में भी जो है इम्पैक्ट पड़ सकता है आरबीआई डायरेक्शंस के हिसाब से। तो हमने जो है आपको पूरा ईपीएस अपग्रेड के टॉप स्टॉक्स और ईपीएस डाउनग्रेड से टॉप स्टॉक्स आपको पूरे बता दिए हैं। अब ये जो है सारे ईपीएस के मूवमेंट्स थोड़े चेंज होंगे जिस तरह Q3 नंबर्स अब आने लगेंगे।